जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर पे आपका स्वागत है दोस्तों। फिर लेके आए आपके लिए एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए जीके की बहुत ही धमाकेदार क्लास है। डेली क्लास आपका टाइमिंग जो 8 बजे रहता है, ये आज का टाइमिंग यानी कि 7:30 बजे कर दिया गया। तो सारे विद्यार्थी सेशन में 7:30 बजे पहुंच जाएं। और जिस जो भी चैनल पे पहली बार बन रहा है दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन क्लास के मिल जाएंगे। सुबह 8:30 बजे मैथ की क्लास होती है, 9:30 बजे आपके रीजनिंग क्लास होती है। दिल्ली, ये बता मुझे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। अब एक बात बता, केरल में हाई कोर्ट है। अब केरल में कोई वहां पे न्यायाधीश बनेगा, वो दिल्ली जाके शपथ लेके आएगा क्या? तो कौन दिलाएगा? उस राज्य का सर्वोच्च नागरिक। तो राज्य का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। तो एक बात बता दे, देश में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? कितनी है भैया? 25। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का मतलब होता है जज। अब वहां पे कोई जज बन रहा है तो वो शपथ लेगा, तो उस शपथ को दिलाता कौन है? राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। लेकिन याद रखना, न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछेगा आपसे। नियुक्ति, कि तुझे उस हाई कोर्ट का क्या बनना है? न्यायाधीश बनाया जाए, उसकी नियुक्ति होती है। तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? तो कई बार प्रश्न आता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। अब दूसरा प्रश्न, हाई कोर्ट के अंदर कोई भी न्यायाधीश अपना क्या देगा? त्यागपत्र। क्या देगा भैया? त्यागपत्र। और त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति। किसको देंगे? अब याद रखना, न्यायाधीशों की क्या होती है? अपने पद पे रहने की सेवानिवृत्ति होती है। सेवानिवृत्ति। तो एक जो न्यायाधीश है वो अपनी सेवानिवृत्ति कितने आयु का करता है? हाँ शंकर, 62। यानी कि 62 वर्ष किसका भैया? आयु का। एक तो ये प्रश्न आपका राइट हो जाएगा। अगर मैं बात बोलूं कि वह कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित शासित प्रदेश प्रदेश जिनका खुद का यानी कि स्वयं का हाई कोर्ट है। ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिनका खुद का हाई कोर्ट है? तो कम रहा लो, कितना है? दबा के दे, दबा दब। जम्मू एंड कश्मीर और एक आपके दिल्ली। तो यानी कि कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश आपके पास? 8 है। कितने भैया? 8 में से खुद का हाई कोर्ट कितने के पास है? 2 के पास। उनका नाम पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे? दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। अब बोलोगे सर बाकी जो क्षेत्र बच गए, वो अलग हाई कोर्ट के अंदर अपना क्या करते हैं? क्षेत्राधिकार देखते हैं, अपना न्याय अधिकार क्षेत्र उनका आता है। जैसे लद्दाख का किसके पास आता है? जम्मू एंड कश्मीर। जैसे पांडुचेरी का तमिलनाडु के पास आता है, मद्रास हाईकोर्ट के पास। और लक्षद्वीप का पूछे तो केरल हाईकोर्ट के पास बताना है। एक बात और सुनना, अगर उच्च न्यायालय के अंदर कोई व्यक्ति बनना चाहता है न्यायाधीश, क्या बनना चाहता है? तो याद रखना, हाईकोर्ट उस राज्य के किसी भी हाईकोर्ट के अंदर क्या की हो? 5 साल की मुख्य न्यायाधीश रहा हो। कोई भी भारत के हाईकोर्ट में 5 साल का क्या रहा हो? आपके मुख्य न्यायाधीश। और बाकी अगर बात की 10 साल की यानी कि वकालत की हो। इन दोनों में से कोई एक चलेगी, या राष्ट्रपति की नज़रों में क्या होना चाहिए? कानून का अज्ञाता। तो ये आपके चल जाएगा। हाईकोर्ट में अगर बात करें तो शिवनाथ, ये बता सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद। सबसे छोटा पूछे तो सिक्किम। कौन सा भैया? सिक्किम। अगर मैं पूछ लूँ हाईकोर्ट में सबसे पहले हाईकोर्ट 1862 में बने थे। और कितने हाईकोर्ट बने थे? और एक बना था कलकत्ता हाईकोर्ट। कौन सा बना था? और एक बना था उसके बाद में मद्रास हाईकोर्ट। और फिर बना था आपके बम्बई हाईकोर्ट। कौन सा भैया? बम्बई। और चौथे नंबर का जो हाईकोर्ट बनता है उसका नाम क्या आता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो 1866 में बनता है। उसके बाद में बिहार हाईकोर्ट बनता है 1916 के अंदर। देखो, मद्रास आपके तमिलनाडु में पड़ता है। मद्रास की राजधानी, सॉरी, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई का प्राचीन नाम था मद्रास, जबकि शहर का नाम मद्रास से चेन्नई हो गया, लेकिन हाईकोर्ट के नाम यही पड़े। जैसे कलकत्ता को आज बोलते हैं कोलकाता, वो शहर का नाम है कोलकाता, लेकिन हाईकोर्ट का नाम क्या है? कलकत्ता। उसी प्रकार बंबई का नाम आज वर्तमान में क्या है? मुंबई, लेकिन हाईकोर्ट का नाम वही है। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया। भारत की प्रथम कागज रहित समाचार पत्र यानी कि द न्यूज टुडे इनमें से किस दिन को शुरू किया गया था? तो ये समाचार पत्र से रिलेटेड आपके प्रश्न आ जाते हैं, तो ये ध्यान देना। तो सबसे पहले आपका जो द न्यूज टुडे को जो शुरू किया गया था, ये आपके 3 जनवरी 2001 में। 3 जनवरी 2001 में। तो कई बार सन के बारे में पूछ लेता, तो आपको इतना याद रखना है, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, एक तो ये पूछता है अक्सर। और एक आपसे पूछता है कि जो संपत्ति संपत्ति का जो अधिकार है ये कब हटा? संपत्ति का अधिकार, तो आप बोलोगे 1978 में। कब हटा? और सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 2000
2005 में। मनरेगा की अगर बात करें तो मनरेगा, तो मनरेगा आपके कब शुरू होता है? 2005 के अधिवेशन में, यानी कि 2006 आपको बताना है, महात्मा गांधी, ठीक है ना, जिसमें गारंटी रोजगार कितने दिन का है? 100 दिन का, या आपके 200 दिन का? 100 दिन का। अब एक और बता दो मुझे आप कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब होती है, ये बताएगा अर्जन। नहीं, 1935 में। कब होती है? और एसबीआई बैंक की स्थापना कब होती है? 1955 में। इससे पहले इस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। तो इतना बता दो मुझे आप कि जो मौलिक अधिकार है, कौन से भैया? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में से कौन से अधिकार को हटा दिया गया था बनवारी? संपत्ति का अधिकार। और ये कब हटा था? आपके 1900। और कौन सा संविधान संशोधन था वो? तो भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बताइए। भारत का पहला समाचार पत्र, द बंगाल गजट। बंगाल गजट जेम्स हेग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो द न्यूज टुडे की शुरुआत हुई थी 2001 के अंदर 3 जनवरी को। आज एक बात बताइए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कल ही गया है, 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। देखिए इस प्रश्न को क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अब एक बात बताता हूं, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां है, किसके पास है? देखो ये यूएनओ का एक अंग है। यूएनओ का क्या एक अंग है भैया? यूएनओ संगठन का एक अंग है ये, क्योंकि यूएनओ के अंदर टोटल अंग कितने होते हैं? 6 में से एक अंग है ये। इस अंग यानी कि इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय पड़ता है, ये कहां पड़ता है? द हैग में। कहां पड़ता है? द हैग। और द हैग नीदरलैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर कोई जज काम करता है तो कितने वर्ष काम करता है वो? 9 वर्ष। कितने वर्ष काम करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर कोई जज बनेगा या जजों की संख्या पूछ लेता है? जजों की संख्या, तो जजों की संख्या होती है भैया 15। कितने होते हैं भैया? 15 जज। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भारत का पहला न्यायाधीश नियुक्त होने वाला ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले के व्यक्ति है। इसका नाम आता है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्या नाम आएगा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ध्यान से सुना। जीवी मावलंकर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये याद रखना, लोकसभा प्रथम क्या था? ये स्पीकर, यानी कि लोकसभा का ये पहला क्या था? अध्यक्ष। पहला अध्यक्ष तो कौन था भैया? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। आर के नारायण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, वो याद रखना आपके, कौन सी? आर के नारायण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, माल गुडीज। और एक लिखी गई है गाइड पुस्तक। कौन सी भैया? गाइड पुस्तक। तो ये बताइए मुझे, देश का पहला राष्ट्रपति कौन था? शिवनाथ। वेरी गुड, धन्यवाद। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 123 में इनमें से संबंधित क्या है भैया? तो आर्टिकल 123 पूछ रहा है। आर्टिकल आपको ज्यादातर कौन कौन से आर्टिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं? एक तो पूछता आपसे 5 से लेकर 6 आर्टिकल, तो 5 से लेकर 11 आर्टिकल। ये किसको बताता है? नागरिकता। किसको बताता है? नागरिकता। और एक याद रखना अनुच्छेद 52। कौन सा भैया? और एक अनुच्छेद याद रखना 40। इसमें पंचायत का गठन है। किसका? पंचायत का। इसमें हमारे देश का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। और एक याद रखना आर्टिकल 61। इसमें क्या है भैया? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया, वियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं। आर्टिकल 123 के तहत याद रखना, जब कभी संसद का सत्र नहीं चलता, संसद का क्या नहीं चलता? सत्र नहीं चलता, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई बैठक नहीं चल रही और तत्कालीन देश में कोई कानून को लागू करना है, कोई कानून को क्या करना है? लागू करना है, तो ऐसा फैसला लेता है भारत का राष्ट्रपति। कौन लेता है? राष्ट्रपति। उसे बोलते हैं अध्यादेश की शक्ति। क्या बोलते हैं? तो देश में कोई कानून लागू करने के लिए आर्टिकल 123 का प्रयोग किया जाता है। जबकि किसी राज्य के अंदर राज्य विधान मंडल नहीं चलता, उसका सत्र नहीं चलता, तो वहां पे राज्यपाल भी क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश। और उस अध्यादेश का जो आर्टिकल है वो 213 है। कौन सा भैया? तो कभी प्रश्न आ जाएगा, किसी राज्य की विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा, तब वहां का राज्यपाल क्या अध्यादेश जारी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत है?
तो एक कोई कानून को जनता के रूप में कानून लागू कर देता है, लेकिन उसको 42 दिनों के भीतर भीतर उस विधानसभा को बुलाना पड़ेगा और फिर 60 दिनों के अंदर अंदर उस बिल को क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। अगर पारित हो जाएगा तो वो अध्यादेश क्या बन जाएगा, आपके कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, यानी कि कानून। तो राष्ट्रपति की बात कर रहा है, यानी कि 123 में, तो आपका राइट उत्तर यहां हो जाएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात कर रहा है। कर लोगे। राज्य में राज्यपाल का अध्यादेश की अगर बात करें तो कौन से आर्टिकल में, 213 के अंदर। एक बात बताइए, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है अर्जन, और देश का दूसरा नागरिक कौन होता है, और देश का तीसरा नागरिक। तो एक बात बता, जो प्रधानमंत्री है, सुन मेरी बात, प्रधानमंत्री क्या संसद का सदस्य होता है? याद रखना, प्रधानमंत्री कहां से निकाला जाता है? लोकसभा का नेता होता है। किसका होता है भैया? लोकसभा का नेता होता है। अब लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन याद रखना, प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे 6 माह के भीतर भीतर या तो वो लोकसभा का सदस्य बने या किसका बने, राज्यसभा का सदस्य बने। तो इसका मतलब ये बताइए, प्रधानमंत्री क्या संसद का सदस्य होता है या नहीं होता? तू बता, होता है या नहीं होता? मैं ये पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है या नहीं होता, या संसद का सदस्य होता है या नहीं होता? होता है। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते, इतना याद रखना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा को चलाता है, उसका सभापति होता है, पर सभापति है पर सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है कानून का बनाने में, यानी कि अंतिम अनुमति इसी की होती है, पर संसद का सदस्य नहीं। ये कभी बोर्ड के ऊपर साइन भी नहीं करता। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है? संस्कृत, फारसी, नेपाली, कश्मीरी। फारसी एक बात बताइए, कहीं बोली जाती है क्या भारत में? कहीं कहीं सुना है क्या फारसी? फ्रेंच भाषा सुनी है कहीं पे? एक बात बताऊं शिवनाथ, बहुत पुराना जमाना को तुरते थे तू पढ़ने लग रहे। मुगल साम्राज्य का लोग बांग होती, क्योंकि भाई मध्य एशिया साल गया एडा। अपनी 22 भाषा में कौन सी भाषा कौन? 22 भाषा का नाम लिख दूंगे, दबा दब लिख दूंगा, देखिए तो लिखा है। तो एक बात बताओ मुझे आप, क्या 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल है? बस खा गया ना मारे, या भी कोनी। क्या 22 भाषाओं में से उर्दू शामिल है? बिल्कुल है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में खूब बोली जाती है। क्या 22 भाषाओं में कश्मीरी शामिल है? दिल्ली बिल्कुल है, जब भी तो यहां पे इस ऑप्शन को काटा मैंने, नहीं तो इसको भी काटता। तो यानी कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची के अंदर किया गया? एक बात बताइए, जब भारतीय संविधान लागू आपके 1950 में, तब हमारे पास भाषाओं की संख्या कितनी थी? वेरी गुड, कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। देख, हाँ, वर्तमान में 22 है। याद रखना, जो 15वीं भाषा है इसे जोड़ा गया था 1967 में, 21वां संविधान संशोधन, सिंधी भाषा को। फिर बाद में 1992 के अंदर 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, 71वां संविधान संशोधन। फिर 2003 के अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, एक बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, और 92वां संविधान संशोधन के तहत। तो पहले 14 भाषा थी, लेकिन आज भाषाएं कितनी है? याद रखना, 1950 से लेकर 1956 के बीच भारत में राज्यों की संख्या भी कितनी थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते राज्यों की संख्या एक टाइम में कितनी हुई, लेकिन आज कितनी होगी वापस? तो यानी कि भाषाएं 14 थी, लेकिन राज्य भी 14 थे, लेकिन राज्य बढ़ गए, लेकिन भाषा कितनी अपने पास अभी? 22 है। तो एक थोड़ा सा हिंट दिया है, पहले आपके पास भाषा 14 थी तो पहले राज्य भी 14 थे, लेकिन आज राज्य कितने हैं? 28। और भाषाएं कितनी आपके? कौन से अनुसूची में उल्लेख दिया गया भाषा का? लेकिन कई बार क्या होता है, भारत के अंदर संविधान के अंदर हमारी चीजों का उल्लेख मिलता है, जैसे संविधान संख्या या भाग संख्या। तो भाग संख्या कौन सा? 17वां। तो भाषाओं के बारे में कौन सा भाग संख्या बोलता है? आर्टिकल पूछे तो याद रखना, 343 से लेकर 351 तक हमारी सभी भाषाओं का उल्लेख है। और हमारी भाषाओं में से जो हिंदी है ना, वो आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। अगले प्रश्न को देखिए, करगम इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम इनमें से किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताइए सारे विद्यार्थी।
करगम। देखो कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक का यक्षगान है, कौन सा? यक्षगान है। कहाँ का भैया ये? यक्षगान। जबकि जो आपके करगम नृत्य ये कहाँ का आपके? तमिलनाडु का। ये कई बार पूछा जाता है आपके। तो यक्षगान वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन एक बात बताइए, लोक नृत्य के अंदर एक लोक नाट्य आपके, लोक नाट्य, उस लोक नाट्य का नाम है जट जाटिन। जट जाटिन। ये कहाँ का फेमस है? बिहार का। कहाँ का भैया? बिहार का। ये पूछा था आपके, जट जाटिन लोक नाट्य कहाँ का है? बिहार का। तो एक बात बताइए, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? और कथकली भी कहाँ का है? और कुचिपुड़ी कहाँ का है? लेकिन भरतनाट्यम कहाँ का है? और ओडिसी और मणिपुरी और आपके गरबा नृत्य, भंगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। और गिद्दा, ये प्रश्न तो थोड़ी देर पहले किया और बनवारी बताएगा। हाँ, यानी कि 8वीं अनुसूची के अंदर हमारी मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितनी भाषाओं का? 22। लेकिन ये पूर्व में कितनी थी आपके जब संविधान लागू हुआ? वेरी गुड। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। नई भाषाएं सुन लो कौन कौन सी जोड़ी गई है। सिंधी, और एक आपके नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। अब आपसे पता है क्या प्रश्न दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नई नहीं है? तो इनमें से 3 ये नाम दे देगा, एक पुराने का नाम दे देगा। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, ये 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई है। और ये कब से लेकर कब तक जोड़ी है? ये आपके 1967 से लेकर 2003 के बीच में ये 8 भाषाएं जोड़ी गई है। और कोई चीज जब जुड़ती है तो क्या चीज होता है संविधान के अंदर? संविधान संशोधन। क्या होता है भैया? संविधान संशोधन। और देखो इसके लिए किया गया था 21वां संविधान संशोधन, और इन तीनों के लिए किया गया था आपके 71वां संविधान संशोधन, और इन चारों के लिए किया गया था आपके 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। ज्यादा हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि खानवा और घाघरा का युद्ध, 2 युद्ध दे दिए। कितने युद्ध दे दिए यहाँ पे? 2 युद्ध दे दिए। हर एक प्रश्न मिक्स प्रश्न आपके, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी हर चीज का प्रश्न है। तो खानवा और घाघरा का युद्ध कितने युद्ध दे दिए भैया? 2। देखो खानवा की अगर बात की जाए तो खानवा, देखो खानवा का युद्ध हुआ था आपके लगभग 16 मार्च 1927 के अंदर। कब हुआ था? 27 के अंदर। वहीं 15 मार्च, ओ सॉरी माफी चाहूँ, 1527 में, 1527 के अंदर। वहीं पे अगर बात की जाए तो घाघरा का युद्ध, और ये घाघरा कहाँ पड़ता है आपके? बिहार के अंदर। कहाँ पड़ता है? बिहार में। बक्सर भी कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर। तो ये घाघरा का युद्ध होता 1529 में। और दोनों युद्ध में विजय कौन रहा था? बाबर। कौन रहा था? बाबर। इस वाले युद्ध में हार गया था राणा, राणा सांगा। कौन हार गया था? राणा सांगा। इसमें हार गए थे आपके अफगान, अफगान। कौन हार गए थे भैया? अफगान। तो बताते हैं कि इसमें प्रश्न क्या पूछा कि खानवा और घाघरा के युद्ध में कौन से मुगल शासक ने लड़ाई की थी या लड़ा था? तो उत्तर आ जाएगा आपके बाबर। कौन सा जगह? बाबर। एक बात बताइए, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी? मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी भैया मनीष? 21 अप्रैल 1526 को। किस युद्ध के बाद? किस युद्ध के बाद? यानी कि पानीपत के युद्ध के बाद। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो एक बात बताइए, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सा वंश हार गया? हाँ, कौन सा वंश हार गया? यानी कि कौन सा शासक हार गया? इब्राहिम लोदी के दूसरो पानीपत को पहला मारे हो। अगले प्रश्न को देखिए, पंचमहल इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है? पंचमहल, जोधा महल, मरियम महल, ये सारे के सारे महल अकबर के द्वारा बनाए गए थे। कहां पे? और ऑप्शन में ना हो तो क्या मिलेगा? आगरा। ऑप्शन में ना हो तो क्या मिलेगा? यूपी। तो यानी कि पंचमहल इनमें से किस क्षेत्र में पड़ता है? फतेहपुर सीकरी। कई बार यह भी प्रश्न आता है कि फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण भी किसने किया? तब भी आप क्या बोलोगे? अकबर। और एक उत्तर प्रदेश का शहर पड़ता है जिसका नाम आता है इलाहा,
इलाहाबाद, जिसका नया नाम क्या है? प्रयागराज। इस प्रयागराज शहर की स्थापना भी किसने की थी? अकबर ने। किसने की थी भैया? अकबर। और बताते फतेहपुर सिकरी का जो नाम पड़ा है ये यहाँ के सलीम चिश्ती के नाम पे रखा गया, ठीक ना, सलीम चिश्ती, ठीक ना। तो उस सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर और इसकी पत्नी हरका बाई को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम आता है जहांगीर, जिसको हमने किस नाम से पुकारते हैं? सलीम के नाम से। तो ये पंचमहल की अगर बात की जाए तो ये किस राज्य में है भाई मेरे? उत्तर प्रदेश में। कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। एक बात बताइए, आगरा जो है ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, पूर्वी या पश्चिमी जिला है? देखो ये इस प्रकार का आपके यूपी है, ये यहां पड़ता है। तो ये डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो देख लो कौन सी जगह, तो इस साइड में आपके। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत के गंगा भी कहलाती है? यहां पे प्रश्न को घुमा देगा। देखो दो चीजें हमेशा घूमती है, इस यहां पे दक्षिण भारत नाम ना देकर सीधा नाम दे देगा प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत। और इस प्रायद्वीपीय भारत में दो प्रश्न बनते हैं, एक तो बनता है दक्षिणी गंगा, कौन सा भैया? दक्षिणी गंगा, या इसको बोल सकते हैं भैया दक्षिण की गंगा। क्या बोलेंगे? दक्षिण की गंगा। एक तो ये, और एक प्रश्न बनेगा वृद्ध वृद्ध गंगा। क्या बनेगा? वृद्ध गंगा। और प्लस में एक प्रश्न बनेगा बूढ़ी गंगा। क्या बनेगा? बूढ़ी गंगा। और एक बनेगा सबसे लंबी। क्या बनेगा? सबसे लंबी नदी। और किसकी बात कर रहा हूं मैं? सारे प्रश्न इसके ऊपर बन गए। और एक प्रश्न बनेगा दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की गंगा। जब ये प्रश्न आ जाए ना तब आपको सीधा का सीधा उत्तर क्या देना पड़ेगा? कावेरी। और ये सारे प्रश्न आ जाए तब आपको नाम क्या देने पड़ेंगे? इन सब के लिए एक ही है भैया आपके, गोदावरी। इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कई बार प्रश्न ऐसे आ जाता है इस प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तीसरी नदी। अब तीसरी याद रखने के लिए आपको कई नदियों के डायग्राम पता होना चाहिए। तो देखो सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसकी बात कर रहा हूं मैं, कौन सी है? गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? उसके बाद कौन सी नदी आएगी? कृष्णा। कृष्णा की लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400। फिर उसके बाद आती है नर्मदा। कौन सी आती है? 1320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके नदी का नाम आता है महानदी। कौन सी आती है भैया? महानदी। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद अगर देखा जाए तो नदी का नाम आता है आपके सामने कावेरी। क्या नाम आता है? कावेरी। 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर नाम आता है आपके ताप्ती। क्या नाम आता है? ताप्ती। 724 किलोमीटर। तो प्रायद्वीपीय भारत की पहली पूछता ज्यादातर, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरी क्यों पूछी है आपका रीजन बताता हूं, तीसरी बड़ी क्यों, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत इस प्रकार का आपका इस प्रकार का है ना। अब कुछ नदियां इधर जाती है तो कुछ नदियां इधर आती है। अब जो इधर बह रही इनको बोलते पूर्वी घाट की नदियां। क्या बोलते हैं? और जो इधर बहती उनको बोलते। तो प्रश्न ये आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ, इसलिए तीसरा प्रश्न ये बन जाता है इंपोर्टेंट। अगले प्रश्न को देखिए भाई साहब, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन बने थे? तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री के पद पे बनी है कितनी बार बनती है? 2 बार बनती है आपके। और इंदिरा गांधी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी 24 जनवरी 1966 को। 1966 को। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इससे पहले प्रधानमंत्री हैं जिसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, और कहां पे? ताशकंद में। कौन बताए? नाम बताइए। ताशकंद में हुई थी मृत्यु, जिसका उपनाम शांति पुरुष है, लाल बहादुर शास्त्री। और उससे पहले थे पंडित है। तो यानी कि देश के तीसरे प्रधानमंत्री बोले तो। हाँ, तो ये याद रखना है। और एक बात बताइए, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? समाधि स्थल, शक्ति स्थल। क्या बताओगे? इनका है क्या? मुझे झटको दे दो। शक्ति स्थल। एक बात बताइए मुझे, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? वेरी गुड। 31 दिसंबर नहीं, 31 अक्टूबर। क्यों रे है?
लिया उपरता तो लिया। अगले प्रश्न को देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगले प्रश्न को देखिए, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल बताना है। ये अच्छा प्रश्न है। डी ऑप्शन तो सही है। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि का नाम बताएगा मनीष। था एक प्रश्न, एक ऑप्शन याद रख लो, चार ऑप्शन छोड़ दो। एक प्रश्न को एक प्रश्न कई बार बताया दो। बता शिवनाथ। हर्षवर्धन को दरबारी कवि जैन हर्ष चरित्र पुस्तक लिखेड़ी है। वेरी गुड। एक बात बताइए, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी है? पुस्तकें ओएडी है, पतंजलि, तन्नाकोनिया है, रत्नावली, और एक प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका कौन हुआ तो ये भी बता देखो। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से रहा था? अब हर्षवर्धन के समय दूसरा चीनी यात्री आया था। उसका नाम क्या है? हवेन हवेन सांग। और इस हवेन सवान ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में पड़ता है? हाँ, दिल्ली, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव कौन रखता है कुमार गुप्त, गुप्त काल का। और इसको तुड़वाता कौन है? बख्तियार खिलजी नाम का शासक। अगले प्रश्न में देखता हूं भाई साहब क्या दिया गया। एक एक दो दो बातें याद रखनी बस, दोबारा प्रश्न आया तब गलत मत करना कभी भी। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? वेदों की संख्या पूछ लेता आपसे, वेद कितने हैं? वेद बोले तो कितने बताओगे? वेदांग बोले, वेदांग 6। और उपवेद बोले तो कितने बताओगे? और उपवेदांग की अगर बात करें तो भी कितने बताने? 4 नहीं, उपवेदांग नहीं, वेदांग ही होते आपके 6। वेद 4 होते हैं, उपवेद अगर पूछे तो कितने बताने? 4। एक बात बताए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन है? अर्थवेद। और ऋग्वेद में क्या मिला आपके? तो वह कौन सा वेद है जिसके अंदर संगीत का उल्लेख मिला है? संगीत, सामवेद। किसमें भैया? सामवेद में। और एक बात बताइए, ऋग्वेद के अंदर मंडलों की संख्या कितनी मिली है? श्लोक की संख्या मिली है 1028। और गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां से किया गया आपके? सामवेद से, ठीक है ना। और संगीत का उल्लेख कहां से किया गया? सामवेद, लेकिन गायत्री मंत्र का ऋग्वेद से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में? यह एक कैसी सुरंग है भैया? रेल सुरंग है या सड़क सुरंग है? 9.2 किलोमीटर सड़क सुरंग है। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादन ये बताएगा बनवारी। बता दे इसको, सारा लगा दे। पटसन एक जूट की किस्म है। किसकी किस्म है? जूट की किस्म है। और जूट की एक किस्म होती है उसको बोलते हैं मेस्ता। क्या बोलते हैं? मेस्ता। तो देखो, जूट और पटसन में अगर देखा जाए तो ये सर्वाधिक होता है आपके पश्चिम बंगाल में। कहा होता है? पश्चिम बंगाल में। और वहीं पे अगर बात की जाए आपके मेस्ता की, ये मेस्ता होता है आंध्र प्रदेश में। और ये तीनों की तीनों जो फसल होती है रेशेदार फसल होती है। कैसी? रेशेदार। इससे रस्सी वगैरह, बोरी वगैरह तैयार की जाते हैं। और एक बात बताइए, पटसन और जूट उत्पादन में कौन सा राज्य पहला है? तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या करूंगा? पश्चिम बंगाल। और इन जूट और पटसन को उत्पादन करने के लिए मृदा कौन सी चाहिए? मृदा, मिट्टी। जो नदियों द्वारा आएगी। जलोढ़। लाल मिट्टी किसके लिए चाहिए? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया।
भारत में निम्न में से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे बोया जाने वाला उत्पादन और सबसे बड़ी खाद्य फसल भी कौन सी है? तो भी आप क्या बोलोगे? चावल। एक याद रखना, चावल में सर्वाधिक मात्रा में यानी कि 98% क्या पाया जाता है? होड़ी है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल की किस्म होती है जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस, क्या बोलते हैं? जिसमें विटामिन कौन सा भरपूर होता है? याद रखना, कभी भी चावलों के अंदर क्या नहीं पाया जाता? चावलों के अंदर क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन, जहां प्रोटीन होगा तो वो क्या बनेगी आपके? एक प्रकार का फैट बनेगा, वसा। और जहां प्रोटीन नहीं होगा तो वो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर होता है? पहले नंबर पे चावल, मक्का, और तीसरे नंबर पे आलू। और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है हमारे शरीर के मुख नाल होती है, उससे शुरू हो जाता है आपके। ठीक है। अब एक अब एक बात बताइए, चावल उत्पादन में भारत का पहला राज्य, तो आप बोलोगे पश्चिम बंगाल। क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल। अब आपसे प्रश्न आ सकता है, चावल उत्पादन में विश्व का पहला देश, विश्व में, तो आपको पहला बताना है चीन और उसके बाद बताना है भारत। क्या बताना है? भारत। कई बार प्रश्न आता है कि सर चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी चाहिए? मृदा। तो मृदा आपको अगर ऑप्शन में चिकनी हो ना, चिकनी, तब तो चिकनी बताना। चिकनी ना हो तब क्या बताओगे? जलोढ़। और जलोढ़ भी ऑप्शन में ना हो तब आपको मिलेगी दोमट। क्या मिलेगी? दोमट। इसको दोमट कछारी मिट्टी बोलते हैं, दलदलीय मिट्टी, पानी वाली। हाँ, मृदा का मतलब माटी हो है, सोइल, मिट्टी, मृदा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? चावल। किसमें? चावल के आसपास के खेतों के अंदर यानी कि कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, CH4 पाई जाती है आपके। याद रखना, चावल को उत्पादन करने के लिए तापमान कैसा चाहिए? ठंडा है या गर्मी वाला? कौन सा? देखो, तापमान भी इसको गर्म चाहिए और वर्षा भी क्या चाहिए इसको? अधिक चाहिए। गर्मी क्षेत्र ज्यादा चाहिए इसको, और पानी भरा रहता है, खेत में खड़ा रहता है। भारत के कितने राज्य, ये एक ही बोलेगा शिवनाथ। वेरी गुड, धन्यवाद। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं आपके? 9 राज्य में सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? तो भारत का कौन सा राज्य तटरेखा से ज्यादा सीमा बनाता है? एक तो प्रश्न याद रखना, लेकिन प्रश्न आएगा दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य, कौन सा राज्य, राज्य तटीय, तटीय सीमा, सीमा ज्यादा बनाता है? तो बता भाई शंकर, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य जलीय सीमा ज्यादा बनाता है? गुजरात पश्चिमी राज्य भारत का, दक्षिणी राज्य में कभी काउंट नहीं होता, याद रखना। एक तो सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? दक्षिण भारत का राज्य। अगर प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राज्य जल के साथ ज्यादा लगता है और ऑप्शन में दोनों दे दे, तो क्या करोगे? अरे दक्षिण भारत की पूछ रहा हूं, फिर भी गलती कर रहा है। सीधा प्रश्न आ जाए कि भारत का कौन सा राज्य जल के साथ ज्यादा लगता है, तो क्या बताओगे? और सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य पूछे तो, जो भारत का राज्य भी और दक्षिण भारत का राज्य भी है, दोनों में एक ही बात है। अब बनवारी ये बता, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है और जनसंख्या में छोटा? अरे वाह यार बनवारी, रे तेरी का 2% उत्तर, रे तेरी का। तो कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं बनवारी? और इस तटरेखा से लगने वाले राज्यों की टोटल अगर हम सीमा पूछे तो कितने किलोमीटर बन जाएगी? 6100 किलोमीटर। कितनी बन जाएगी भैया? 6100। जो गुजरात से लेकर कहां तक है आपके? पश्चिम में। गुजरात के कच्छ से लेकर पश्चिम बंगाल का 24 परगना नामक एक क्षेत्र पड़ता है, वहां तक इसकी टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। बनवारी एक बात बता, गुजरात से लेकर आपके गोवा तक के तट को क्या बोलते हैं? प्रश्न बताया हुआ है मेरा। वेरी गुड, धन्यवाद। कोकण तट कहा जाता है। क्या बुलाता है? कोकण तट। अरे कदी कदार खोटो सिक्को काम आ जाए, अपना शिवनाथ कदी कदार काम जरूर आ जाए, के उत्तर काट के लिए कोकण तट। तो गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र का नाम क्या है? कोकण तट। बिना ऑप्शन के उत्तर बताए। इसको बोलते भैया माइंड ब्लोइंग, स्मार्ट, स्मार्ट माइंड है इसका। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? अगर इन ऑप्शन में देखा जाए निम्न में से, वेरी गुड, तो निम्न में से कौन सा हो जाएगा?
लेकिन अगर ऑप्शन में आपको यूपी दे रखा है, क्या दे रखा है, तो सबसे ज्यादा भारत में सिंचाई पूछे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है, गलत हो गया, प्रश्न क्या बोले मैंने, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है, सीधा प्रश्न बोला है मैंने, यहां पे कुछ भी नहीं दिया, ये नाम वगैरह कुछ नहीं दिया, तो भी आपको क्या बोलना पड़ेगा, पंजाब में। सिंचाई का मतलब होता है कि उस खेत तक पानी को पहुंचाना, कैसे ही पहुंचाओ, तो सबसे ज्यादा सिंचाई सींची जाती फसल को किस राज्य में, पंजाब में। लेकिन नहरों द्वारा और कुओं द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो सर्वाधिक कहां जाती है, उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान देना है। और तालाबों के द्वारा, तालाब द्वारा जो सिंचाई होती है वो तमिलनाडु और दूसरा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता दो मुझे, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली फसल कौन सी है, वेरी गुड, तो सिंचाई वाली फसल बोले, कैसी फसल बोले, तो भी उत्तर क्या देना है, चावल। भारत की कौन सी फसल है जिसमें सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, खागे मारे 15 महीना तक पानी पियानो बहना है, मैंने क्या बोला है, भारत की कौन सी फसल है जिसको सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई मतलब पानी पहुंचाना है, पहुंचाना है, पहुंचाना है, सबसे ज्यादा पानी कौन लेता है आपके, कितने महीने की फसल है ये, 15 महीने की फसल है। गन्ने की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, दूसरा महाराष्ट्र है। इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे भैया, पंजाब। वैसे अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दे रखा है और नहर पूछ रहे पहले उत्तर प्रदेश बता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो पंजाब बताओगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार अंदर, भारत के अंदर मिट्टियां बतानी कितनी, भारत के अंदर करा रखे शिवनाथ, गलत ना करो, सबसे ऊपर पाई जाती है आपके, फिर पाई जाती है, फिर पाई जाती है लाल, और फिर पाई जाती है आपके, नहीं 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 नहीं, लेटे राइट, कई किताबें लेट राइट की को 5वें नंबर पे बताती है, पर्वतीय, मरुस्थलीय बताऊंगा, मरुस्थलीय, और एक होती है आपकी, कितनी होगी, 6 हो गई ना, पीठ, या इसको बोलते हैं दलदली, या इसको बोलते हैं जैविक, नहीं दोमट आपके जलोढ़ के अंदर आती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो, नहीं नहीं लवणीय, लवणीय एवं क्षारीय, तो 8वें नंबर पे कौन सी पाई जाती है, और ये कहां मिलेगी इतना बता दो, जिस क्षेत्र पे अत्यधिक क्या हो जाएगी सिंचाई, नदियों का पानी पहुंच नहीं रहा, पानी लगा रहे हैं, उर्वरकता वाली मिट्टी आ ही नहीं रही, तो उस जगह के ऊपर सफेद रंग की परत जम जाती है, उसको बोलते हैं लवणीय क्षारीय। ये सबसे ज्यादा देखने को भूमि मिलती है, जैसे राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, इनके अलग अलग नाम है। राजस्थान और हरियाणा के अंदर इन इस क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, लूणी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं, ऊसर, क्या बोलते हैं, ऊसर। और वहीं पंजाब में इसको क्या बोलते हैं, बेट बोलते हैं। तो ये भूमि के नाम है, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी की नई मिट्टी का नाम क्या है, जो आती रहती है नदियों से, और ये खाद्य कई दिनों बाद या कई वर्षों बाद में क्या बन जाती है, तो राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर नदियों द्वारा मिट्टी आई थी, वो पहले क्या थी, अब वहां पे मिट्टियां, नदियां लेके ही नहीं आ रही, तो वहां पे मिट्टी कैसी बन गई, भांगा। धन्यवाद। तो कितनी मिट्टी है भाई बनवारी भारत में, वैसे मुख्य रूप से 8 है, वैसे 28 मिट्टियां पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण कौन से साल किया था, और ये भारत के लिए या भारत का, या सॉरी अरबियों का, अरबियों का पहला नहीं, अरबियों का दूसरा था, लेकिन अरबियों का पहला क्या, हाँ ये प्रश्न तेरी बात है, सफल। तो अरबियों द्वारा, ईरानियों द्वारा पहला सफल आक्रमण कौन सा है, मोहम्मद बिन कासिम। और ये क्या था 712 में, कहां पे क्या था ये, सिंध, पाकिस्तान के सिंध जगह पे। और सिंध का राजा था दाहिर, कौन था, दाहिर। और दाहिर हार जाता है और कौन जीत जाता है, और वहां पे राज करने लग जाता है, और वहां की जनता से या जनता के ऊपर एक कर लगाता है जिसका नाम आता है जजिया कर। तो जजिया कर को लागू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था, 700, और जैसे इसने आक्रमण किया, ये बन गया अरबियों का पहला सफल आक्रमण। अरबियों ने पहला सफल आक्रमण कर दिया, और अरबियों के बाद में भारत में खजूर की खेती होने लग गई तकड़ी, और ऊंट वगैरह भी आने लग गए।
अगले प्रश्न को देखिए, लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रदेश के अंदर है? लिंगराज मंदिर। और खंडित शिवलिंग की पूजा राजस्थान में कहां होती है? हाँ, बाणेश्वर धाम आपके डूंगरपुर जिले के अंदर, जहां सोम और आपके माही और जाखम 3 नदियों का संगम होता है। आदिवासी अपने लोग वहां पे मेला बनाते हैं और अपने आदिवासी के लोग अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। उन्हें आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। 56 का मैदान सुना होगा, माही नदी का, वो वाला क्षेत्र राजस्थान में। तो लिंगराज का जो मंदिर पड़ता है भुवनेश्वर में पड़ता है। और भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा का एक प्रमुख मंदिर है, वो 10 रुपए के नोट पर है। कौन सा मंदिर है? कोणार्क। तो कोणार्क कैसा मंदिर है? ये सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये आपको ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, सूर्य मंदिर। प्रेम मंदिर भी है। हर साल हाथी महोत्सव निम्न में से किस जगह बनाते हैं? राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहां मनाते हैं? हम्म, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, लेकिन मरु महोत्सव पूछे तो जैसलमेर। और एक बात बताइए, जनवरी फरवरी में कौन मनाया जाएगा ऊंट महोत्सव? लेकिन ऊंटों का मेला सबसे बड़ा अजमेर में भरता है, पुष्कर मेले के अंदर ऊंटों का मेला। यहाँ पे प्रश्न क्या आएगा आपके? हर साल हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। लेकिन भारत के किस राज्य में पतंग महोत्सव मनाते हैं? ये 14 तारीख को मनाया जाएगा। वेरी गुड, यानी कि पतंग महोत्सव कहाँ का फेमस है? गुजरात का। ये ध्यान देना आप। देखना पड़ेगा। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य? वेरी गुड। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो कौन सा है? पहले नंबर पे आपको गुजरात बताना है। एक बात बताइए, जो मूंगफली है ये क्या है? तो मूंगफली का पेय योग्य भाग क्या कहलाता है? तना। और तिलहन किस फसल में गिना जाता है आपके? सॉरी, मूंगफली को किस में गिनते हैं? तिलहन फसल में। और मूंगफली कैसी फसल है? तो आप बोलोगे कि खरीफ की। कैसी फसल है? यानी कि ऋतु के अनुसार देखें तो कैसे है ये? खरीफ की। यानी कि आपके जून जुलाई में इसको उगाया जाता है ना, और आपके सितंबर अक्टूबर में इसको खोद लिया जाता है। और इसके लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है, उसका नाम क्या है? बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी या बालू मिट्टी, ठीक है ना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? गुजरात। एक बात बताइए, गुजरात के कौन से जिले के अंदर मूंगफली की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मूंगफली मंडी कहा जाता है। आपके भारत की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी वही है। लेकिन वर्तमान में आपके कौन से है? बीकानेर। आपके भारत की या एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी बीकानेर है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है? भारत का गणीय दलहन उत्पादक राज्य, इन ऑप्शन में बताना है। देखो, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़े तो अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश है तो पहला मध्य प्रदेश ठोकोगे। अगर नहीं है तो याद रखना, दलहन में सबसे बड़ा दलहन का राजा कौन होता है? और चना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इसलिए अपना दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा? तो कई चीजें होती हैं आपको हिंट लगा के करनी पड़ती है। राजस्थान में चुनाव कौन हुआ है? घना ही चुनाव है, पानी का बिरानी घना ही चुनाव। तो अगर दलहन में अगर पहला ऑप्शन आपको मध्य प्रदेश दे रखा तो मध्य प्रदेश ही करोगे। अगर नहीं दे रखा तब कौन से नंबर पे आओगे? तो राजस्थान का दलहन उत्पादन वैसे दूसरा स्थान है, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो इनमें से बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपके? राजस्थान। और राजस्थान में सबसे बड़ी जो चना मंडी है ना, वो नौर मंडी है। हनुमानगढ़ की नौर मंडी भारत की सबसे बड़ी चना मंडी है। नौर ऊपरला कौन बैठा है? वह काकू और वो भूपेंद्र। भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा? सिंपल सा ये तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा ही है। शांत घाटी कौन सी जगह को बोलते? वेरी गुड। शांत घाटी क्षेत्र किसको कहा जाता है? केरल को। आगे देखिए, हाँ, साइलेंट वैली प्रसिद्ध। प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला निम्न में से किस जगह पे बढ़ता है? हाँ, सोनपुर बिहार में सोन नदी के तट पे पटना के अंदर बढ़ता है। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी शुरुआत हुई थी आपके 1981 में। कब हुई थी? और ये आपके कहां पड़ता है?
देहरादून में। तो यानी कि आपसे कई बार पूछा था कि भारत में वनों की गणना कितने वर्षों में होती है। वनों की गणना याद रखना, 1 2 1 2 1 2, यानी कि 2 वर्षों में वनों की गणना। हाँ, पशुओं की 5 वर्ष में, बाघों की गणना 4 वर्ष में, मानव, हाँ 10 में, मिनख 5 साल में हुआ है। खनिजों की भी 5 साल में होती है, खनिज संपदा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर इनमें से वर्षा कौन से मानसून से होती है। देखो ये आपके ऑप्शन है, देखो ये आपका जो प्रश्न पूछा इसने, इसने बोला भारत के पश्चिमी समुद्री तट। अब ये पश्चिमी समुद्री तट है, अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना, और एक ये हो गया, ये पूर्वी तट है, यहाँ लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है, उसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी। क्या बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी। हाँ, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, ये आपको ध्यान देना। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और इसका जो समय होता है वो आपके जून से लेकर आपके सितंबर तक। कितना होता है, जून से लेकर सितंबर। और जो अक्टूबर नवंबर में होती है वो कौन से तट पे होती है, अक्टूबर और नवंबर में। तो वो आप बोलोगे उत्तरी पूर्वी। और इसमें सबसे ज्यादा वर्षा देखी जाती है तमिलनाडु में। कहां देखी जाती है। और इस वाले मानसून से सबसे ज्यादा जो वर्षा देखी जाती है वो कहां देखी जाती है, केरल में तो सबसे पहले आती है, लेकिन ज्यादा कहां होती है। लेकिन इस मानसून की ज्यादा वर्षा बोले तो, लेकिन इस मानसून की सबसे ज्यादा वर्षा बोले तो तमिलनाडु, हाँ लेह लद्दाख में। राजस्थान राज्य बोले तो, राज्य बोले तो राजस्थान, जगह बोले तो लद्दाख का लेह, ये भी याद रखना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया कि मुद्रे एक शहर है, और मुद्रे शहर वेगाई नदी के किनारे। किसके किनारे, और याद रखना वेगाई नदी दक्षिण भारत की सबसे अंतिम नदी में गिनी जाती है, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है, और कई बार प्रश्न आता है इस मुद्रई के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, मीनाक्षी। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य के अंदर पड़ता है। एक बात बता दो मुझे, जो तमिलनाडु राज्य है इसका कौन सा बिंदु भारत की मुख्य भूमि का आखिरी बिंदु कहलाता है। मुख्य भूमि का, कन्याकुमारी। मैं एक बात बोलूं मनीष, जब ऑप्शन आ जाए ना पेपर में, जब थारू हाथ जोड़ के निवेदन है प्रश्न आराम पढ़ लियो, ठीक है ना मनीष। टाइम लग जाओ कोई दिक्कत को नहीं, यहाँ पे आप गलत कर दो सही कर दो चल जाएगी बात। धन विधेयक इनमें से कौन से सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि धन विधेयक को संसद उस सदन के अंदर रखेंगे, फिर उस सदन वो उसको क्या करेगा, पेश करेगा, और फिर वो सदन आगे जाएगा, और आगे वाला उसके ऊपर कितने दिन तक रोब जमा सकता है। मैं ये प्रश्न को उत्तर देते, राज्यपाल के है, तो फिर राज्यपाल क्यों बोल रहे तू बार बार। राज्यसभा उरे, राज्यसभा है के उरे, तो राज्यसभा मैंने क्या दिन तक रोक सके है, जोर दिखा सके 14 दिन, किमी कौन कर सके। तो राज्यसभा बोल दे, वो राज्यपाल बोल दियो। तो यानी कि कौन से सदन के अंदर आता है ये, देखो प्रस्तुत किया जाएगा, और कौन करेगा, 108 के तहत है राष्ट्रपति। और इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न मेरा दूसरा बनेगा बनवारी, इधर देख, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के लिए अपने पास रोक सकता है। वेरी गुड, धन्यवाद। धन विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है बनवारी, 108 के अंदर है। धन विधेयक को कौन रखवाता है, राष्ट्रपति। किस सदन में सबसे पहले आता है वो, लोकसभा। और लोकसभा ने उसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। तो ये मान लो वो कितने दिन के बाद लागू हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा में भेजना जरूरी है, और वो उसके ऊपर कितने दिन तक होल्ड कर सकता है, 14 दिन के बाद वो मंजूरी दे ना दे सब तक वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तू ना बोले शंकर। सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करें भाई साहब। बनवारी किन है फोन, वो तो बेरो है ना, मन तो बता दो भाई साहब।
हाँ, देखो राज्य सरकार बोल रहा है, अगर यहाँ पे केंद्र सरकार बोले तो यहाँ पे क्या दिया गया है? वास्तविक नाम है। अगर यहाँ पे नाम मात्र का आ जाए ना, नाम मात्र, नाम मात्र का, तब आपके केंद्र में तो आएगा राष्ट्रपति और राज्य में आएगा राज्यपाल। लेकिन यहाँ पे वास्तविक पूछ रहा है तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? क्या हो गया शंकर? सही है क्या? है, वेरी गुड। मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु दिल्ली? अरे वो ये थे, बिचलो क्या मी हो, एक जवाब रखे करो कदी तो दिल में। तो मैं फिर, हे भगवान, पेपर बोल रहे हो क्या? हाँ 25 है वो, आगे बढ़े। अरे मन तेरे डर लगे। भारत में सबसे अधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये जावर की खान से निकलता है। और जावर की खान पड़ती है आपके उदयपुर में, कहाँ पड़ती है? अरे खेतड़ी अलग में, जय खान को ही नाम लिख दियो, जावर की खान है और उदया खड़ा है। खेतड़ी की खान क्या खातर है? तांबे खातर है। और शुक्र बनो या तो मैं तो ओला ओला पड़ा हूं, जो स्पीड खींच दू थार की मी पल्ले कौन पड़ेगा। तांबे के लिए जाने जाती है खेतड़ी खान है। और खेतड़ी खान पड़ती है झुंझुनू में, कहां पड़ती है? ये जावर की खान है जो जस्ता और प्लस में चांदी के लिए जानी जाती है। भारत में जस्ता और चांदी किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? अब एक और बात सुनिए, विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का होता है? विश्व की बात कर रहा हूं मैं, तो ना बोलिए। है, नहीं 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 नहीं, नहीं। और ऊपर कनाडा और तला आ जा, और तला आ जा। है ना, बैंक, 3 देश फेमस हैं, अमेरिका, कनाडा और एक देश और है जो नाफ्टा संगठन है, बांगो तीन वांगो। और जो तीनों के अंदर ही फीफा वर्ल्ड कप भी होगा 2026 को। और एमी विर्क की मूवी भी है, वो क्या, आजा चलिए, आजा चलिए, आजा चलिए मैक्सिको। मनीष, यो जीके है जम्मा ही, आसान भी हो और सारू हार्ड भी हो है, तो तब ला दे जीके। आसान प्रश्न हमेशा मेरिट ऊपर चढ़ावे, क्योंकि आसान में लोग मार खावे, तावड़ा करें और तावड़ों में गलत होवे। अइया क्यों शंकर, बढ़िया बात है। आसान प्रश्न आते हुए गलत हो जाता है, ये प्रश्न देख बनवारी गलत करेगा। और कोई मत बोलना। हाँ अर्जन तो बता। हाँ, देखो याद रखना, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहा है, और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन से नंबर का है? 70वें। और 70वें कौन है? ओम बिड़ला। और 18वीं लोकसभा के आगे चुनाव होने, तब नया अध्यक्ष आ सकता है, ये भी आ सकता है और नया भी आ सकता है। तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाए? जीवी मावलंकर। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश का क्या था? पहला राष्ट्रपति। और डब्ल्यू व्योमेश चंद्र हमारे देश का पहला क्या था? कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का पहला पहला अध्यक्ष। पारसी था या फारसी था? ये फारसी था या पारसी था? फारसी या पारसी धर्म? हाँ। अगले, ईसाई। भारत में बनाई गई पहली रंगीन फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है? है, कन्हैया। ये गलत है, ये सही है। आलम आरा पहली क्या थी? बोलती फिल्म थी। और राजा हरिश्चंद्र क्या थी? पहली मूक फिल्म थी। ये आपको ध्यान है, ये आई थी 1913 में और ये आई थी 1931 में। इसका सन देखना पड़ेगा क्या है। तो कृष्ण कन्हैया नामक आपकी क्या थी? पहली रंगीन फिल्म थी। ये किसान
कन्या गलत लिख दिया इसने। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ये हमारी 15वीं लोकसभा की बनी थी, 15वीं लोकसभा की, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे लोकसभा। और 15वीं लोकसभा चली थी 2009 से लेकर 2014, लास्ट कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे। 2014 के बाद अभी तक कांग्रेस की सरकार नहीं आई, क्योंकि लास्ट किसकी सरकार थी कांग्रेस में मनीष? मनमोहन सिंह। वेरी गुड, घबराना नहीं बिल्कुल भी। मीरा कुमार, ये आपको ध्यान देना है, ये मीरा कुमार महिला है ये कि सुचिता कृपलानी, बड़ो राजी हुए बता, ये किसी राज्य की, और किस राज्य की थी ये? तो भारत में किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनने वाली कौन थी? सुचेता कृपलानी। अमृता कौर क्या थी? जो हमारे जो मंत्री परिषद थी ना, उसमें महिला मंत्री सबसे पहले कौन थी? अमृता कौर। तो भारत की स्वतंत्र भारत की पहली मंत्री परिषद की पहली महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, ये आपको ध्यान देना। हाँ, वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक इनमें से कौन सा है? बनवारी बताओगे? दिल्ली बताओ। अर्जन बताओ। यहां पे क्या दिया गया, ये इस प्रकार का आपके क्या है, ये मुख्य भूमि, ये क्या है? और इस मुख्य भूमि का अगर कोई भाग स्थल की ओर निकला हो, ऐसा कोई नुकीला भाग और जल की ओर निकल रहा हो, उसको बोलते हैं कैंप कैमोरिन। क्या बोलते हैं? कैंप कैमोरी। यानी कि जो हमारा कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी, उसी का दूसरा नाम क्या है? कैंप कैमोरिन। और इसने क्या पूछा है? मुख्य भूमि। क्या बोला है? अगर प्रश्न आ जाए भारत का सबसे दक्षिणी नोक, सबसे दक्षिणी, यहां पे शब्द आ जाएगा सबसे, तब आपको यहां बताना है इंदिरा। पर इस ऑप्शन में उत्तर क्या करूं? कैप कैमोरिन, और इसी का दूसरा नाम क्या है? और किस राज्य के अंदर है ये? तो ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम, भारत का सबसे दक्षिणतम, भारत का सबसे दक्षिणी अंतिम बिंदु। लेकिन मुख्य भूमि शब्द मिलेगा तब आपको बताना है कैंप कैमोरिन। और कैमोरिन का अर्थ होता है कोई नुकीला भाग जल की ओर खिसका हो, और कोई नुकीला भाग स्थल की ओर खींचा हो, उसको सरक्रीक बोलते, क्रीक बोलते उसको, जो आज सुबह ही बताया था। अगले प्रश्न में देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, अर्जन यो बता दे लास्ट। ढंगो बता दे क्या कौन सो है, तो कुमार जी ने मुख्य भूमि की अगर बात करेगा तो, लेकिन इसने डायरेक्ट पूछ लिया सबसे दक्षिणी, तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? इंदिरा पॉइंट। याद रखना आप भाई मेरी बात, सन 1984 से पूर्व इसका नाम था पिगमिलियन पार्सियन लाहाचिंग, पिगमिलियन पार्सियन लाहाचिंग। लेकिन आज क्या इसका नाम? इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका स्थल का नाम चेंज कर दिया। जो कहां पड़ता आपके? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। और इस बिंदु से हमारी भूमध्य रेखा कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। रख लोगे? अगले प्रश्न को देखते हैं, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से इनमें से कौन से वंश के साथ संबंधित हैं? एलिफेंटा की जो गुफाएं पड़ती हैं वो आपके कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। किससे भैया? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। तो ये थी भैया आज की अपनी क्लास, मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।